हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस प्लानट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। तो जैसा कि कल आपको नोटिफिकेशन एक मैंने वीडियो में बना कर दे दी थी कि हम अपनी बायोलॉजी और अपनी साइंस जो है वो कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग आज अपनी वीडियो बायोलॉजी से, अपनी जो क्लासेस हैं वो अपनी बायोलॉजी से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम जितनी भी साइंस होगी वो हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे। जैसे कि ये देखो, हम एनसीईआरटी से जितने भी पॉइंट्स होंगे इंपॉर्टेंट तो क्या, पूरी पूरी एनसीईआरटी जितने चैप्टर्स है वो हम कंप्लीट करेंगे, ताकि जो हमारे क्वेश्चंस हो ना पेपर में वो सारे हमारे सॉल्व हो जाएं। जिसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सारे क्वेश्चन तो नहीं मिले मेरे को, पर कुछ क्वेश्चन देखो इस तरह से। क्वेश्चन 2014 का, 15 का, 16 और 13 वाले जो क्वेश्चन हैं, 40 और 43, ये आपके दूसरे चैप्टर के, इसलिए मैंने थोड़ा कट कर दिया है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन है, ये आपके सारे CDS और CAPF के क्वेश्चंस हैं। सारे तो नहीं मिले हैं, पर कुछ कुछ क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं, वो मैंने आपके इसमें PPT में डाल दिए। बाकी क्वेश्चंस जो आपको मिले हैं वो मेरे को टेलीग्राम पे डाल देना, और या फिर उसमें इंस्टाग्राम पे भेज देना, या फिर नीचे कमेंट्स में डाल देना, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी साइंस विद NCERT। तो हमारा पहला जो होगा वो हम बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। देखो, आप सभी को पता होगा कि हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसे हम सेल कहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गन इज सेल। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, और ये फिर याद रखना है, डिस्कवरी ऑफ सेल का किसने डिस्कवरी करी थी? रॉबर्ट हुक ने। और किसको देख के करी थी? कॉर्क को। ये याद रखना है, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। ये हिस्ट्री के बेसिकली पूछ के बोल देंगे कि रॉबर्ट हुक ने पहली बार किस चीज़ का सेल को डिस्कवर किया था, तो उसमें ऑप्शन होगा कॉर्क का, ऑनियन का, ट्री का। तो इस तरह से आ जाएंगे, तो उसमें आपको कॉर्क टिक करना है। वो अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा। फिर रहता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, जो मैंने आपको बताया। ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर है सेल, वो चीज़ सेम यहीं पर बता दी गई है। अब देखो, ऐसा होता है कि जो सेल होते हैं ना, वो सारी बॉडी में होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सर के सेल बड़े होंगे, हार्ट के सेल छोटे होंगे, या पैर के सेल बहुत बड़े होंगे, ऐसा नहीं है। जितना जो उनका फंक्शन होता है सेल के, उस पर ही डिपेंड करता है वो, उनका साइज़ वगैरह। अब देखो, ये वाला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल शेप एंड साइज। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके डिफरेंट साइजेस होते हैं सेल के। इसका मतलब ऐसा, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई हाथी है तो उसके सेल हमें सारे सेल ही बड़े होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, छोटे भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ सेल्स भी नहीं बता सकते हम कि कितने हैं। नंबर ऑफ सेल्स भी हम 1000 मिलियंस में होते हैं, काउंट थोड़ी कर सकते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ये, ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर नोन एज मल्टी सेल्यूलर। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मल्टी मीन्स मैनी, सेल्यूलर मीन्स सेल, और जो सिंगल सेल के बने होते हैं वो यूनिसेल्यूलर। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये करेंगे। फिर बाद में आता है शेप ऑफ सेल। देखो, अमीबा का आप पता होगा, यूनिसेल्यूलर है। अमीबा इस तरह का होता है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। अब इसमें क्या होता है, जब फूड इनटेक करता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि जैसे अमीबा ना, जब उसके पास कोई खाना दिखता है, तो अमीबा इस तरह की शेप अपने ले लेता है, और जो यहाँ पर खाना आ जाता है, और ये जो चीज़ होती है ना, इसे सूडोपोडिया कहते हैं। देखो यहाँ लिख रहा है फॉल्स फीट। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। अमीबा सूडोपोडिया के थ्रू अपना खाना इनटेक करता है। अमीबा में सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप, ठीक है, और खाना इनटेक करता है सूडोपोडिया से, और एग्जिट भी करता है, खाना जो है एग्जिट करता है वो भी सूडोपोडिया से। देखो, अब जैसे सेल हो गए, इसमें सिंगल सेल हो गया। यहाँ पर हमने कहा था कौन सा टॉपिक हमारा है? नंबर ऑफ सेल्स। हाँ, तो यहाँ पर ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन। जैसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स प्ले करते हैं, वैसे ही सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी सेम रोल प्ले करते हैं, पर जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। अमीबा होगा सिंगल सेल, डाइजेस्ट फूड, रिस्पायर्स, एक्सक्रीट्स, ग्रोज, रिप्रोड्यूसेस, सारी चीज़ें करता है, लेकिन अलग तरह से।
अब एक सेल का और एग्जांपल, जैसे हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल होते हैं, WBC, ये भी सिंगल सेल है विच कैन चेंज इज शेप। WBC इज सेल, अमीबा इज फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म। ये सेल बता दिया, ये ऑर्गेनिज्म बता दिया, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ना। हमारे लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इस वाले पार्ट में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने, क्वेश्चन बनेगा तो इस सूडोपोडिया में से बनेगा और इसके बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब देखो साइज ऑफ सेल जो है, अब ये नहीं है कि हम, जैसे मैंने आपको बता दिया हाथी में ही बड़ा होगा या इंसान में बड़ा होगा, ज़रूरी नहीं है। हाथी में भी इंसानों से छोटे सेल हो सकते हैं। और ग्रुप ऑफ सेल उसे कहते हैं हम टिश्यू, इतना से याद रखना है। और जो एक टिश्यू है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग परफॉर्म करता है। जैसे हमारे अगर हाथ में कोई टिश्यू है तो वो अलग परफॉर्म करेगा, हमारे पैर में कोई टिश्यू है तो वो अलग परफॉर्म करेगा, हमारे हार्ट में कोई टिश्यू है तो वो अलग परफॉर्म करेगा। अब हमारे क्वेश्चन बनेंगे इस वाले पार्ट से, पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, देखो यहाँ से पढ़ लेते हैं। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ये जितनी चीज़ें हमारी, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, तो ये सारी चीज़ें हम अलग अलग सेल के अलग अलग पार्ट्स वगैरह में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इंक्लूज विद द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा जैसे ये सेल है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर जो चीज़ है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, वो हमारा साइटोप्लाज्म होता है और उसको जो कवर करती है वो होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल फ्रॉम वन अनदर। यहाँ पर कोई और सेल होगा, इस सेल को इस सेल से ये जो मेम्ब्रेन है वो सेपरेट करती है, समझ गए। एंड ऑल्सो सेल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम, जो इनका यहाँ पर आसपास में कोई मीडियम होगा, लिक्विड होगा या कुछ होगा, जो भी होगा उसको भी सेपरेट करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस। जो सेल मेम्ब्रेन है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। इसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इसको। हमने क्या पढ़ा अभी, जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम इस स्लाइड में लिख लेंगे, क्योंकि हमारे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन की जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछ लेते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। The plasma membrane is a porous and allows the movement of substances or materials both inwards and outwards। ठीक है, अंदर और बाहर दोनों तरफ इसकी मूवमेंट होती रहती है। द बाउंड्री ऑफ ओनियन, ये फिर एक एग्जांपल है ओनियन सेल का। द बाउंड्री ऑफ ओनियन सेल इज सेल मेम्ब्रेन, ये आपको दिख ही रहा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। अब इसके बाहर एक सेल होगा, सेल के बाहर जो सराउंड कर रही होगी वो मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या होती है, एक सेल है उसके बाहर एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, किसका बना होता है वो हम आगे देखेंगे। तो वो सेल वॉल होता है और ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल में नहीं होता। अभी सारी चीज़ें हम अलग अलग जैसे न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये रहा न्यूक्लियस। बिटवीन द न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म, मैंने कहा था जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है। यू हैव लर्न द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू सेल, ये इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट। सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन प्लांट्स। मैंने अभी बताया ना प्लांट्स में होती है सिर्फ सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और इन्होंने बताया है कि सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और वो होती है इसके बाहर, तो उसे हम सेल वॉल कहते हैं, स्ट्रक्चर होता है। अब हम आगे साइटोप्लाज्म देखते हैं। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आए, जो हम नेक्स्ट चैप्टर आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, उसमें आपको इन सारी चीज़ों के फंक्शंस, किस चीज़ से बने होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। और जैसे ही आपको ये पता लग गई तो आप उससे क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन उससे डायरेक्टली निकलना शुरू हो जाएंगे। इस वाले पार्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है, आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए टॉपिक के लिए, ठीक है। वैसे ही सेम न्यूक्लियस होता है।
न्यूक्लियस के बाहर भी एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, ये भी और पोरस मेम्ब्रेन होती है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स साइटोप्लाज्म और इनसाइड द न्यूक्लियस अलाउ करती है। जैसे ये हमारा सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल, फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर सेल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और यहाँ पर हमारा साइटोप्लाज्म। तो यहाँ से अंदर बाहर चीज़ें आती रहती हैं, तो वो भी पोरस, ये भी पोरस होती है, सेल मेम्ब्रेन भी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पोरस होती है। तो ये अंदर बाहर चीज़ों को अलाउ करती है। Within the microscopic higher magnification, we can see smaller spherical bodies in nucleus. It is called nucleus. ये इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस के अंदर हमारे, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी हमारे कुछ बॉडीज होंगी, हम उसे न्यूक्लियस कहेंगे। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, और इन्हीं क्रोमोसोम्स के हमारे जीन्स होते हैं। ठीक है, इनमें क्रोमोसोम्स होते हैं, इन्हीं ये क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जीन्स कैरी करते हैं, और यही जीन्स हमारे इनहेरिटेंस में काम करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आप अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हो दिखने में, काफ़ी बाल आपके सेम होंगे, या फिर आंखें सेम होगी, या फिर बॉडी स्ट्रक्चर सेम होगा, या फिर फेस सेम होगा, तो हमारे वो जेनेटिक की वजह से होता है। ठीक है, अभी मैं, और हाँ, जीन के बारे में ये रहा, जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जो मैंने बताया आपको, जो कि हमारे क्रोमोसोम्स में होता है, और क्रोमोसोम्स कहाँ होता है, हमारा न्यूक्लियस में होता है। फिर ये चीज़ हमारी आती है प्रोकैरियोटिक सेल्स। व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल्स? प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जो कि हमारे ढंग से बने नहीं होते। जैसे कि एक मान लो एक ह्यूमन सेल है, उसमें न्यूक्लियस है, उसकी मेम्ब्रेन है, फिर यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर अलग अलग वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स होते हैं वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, वो भी वेल डिज़ाइंड है। फिर यहाँ पर सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन एक ऐसा सेल है हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म का जिसका कोई न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है वो डिफाइंड शेप का नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, उसकी कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं है। फिर वो जो सेल है वो भी टेढ़ा मेढ़ा है, उसकी भी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी डिफाइंड नहीं है ढंग से। तो जो ढंग से डिफाइंड नहीं है वो हमारे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, और जो हमारे ढंग से डिफाइंड होते हैं वो होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल्स। समझ गए? देखो अब यहाँ पर देख लेते हैं। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटीरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसका मतलब कहते हैं प्रो माने प्रिमिटिव, कार्यन माने न्यूक्लियस। Examples are bacteria and blue-green algae. The cells like onion cells and cheek cells having well-organized nucleus with a nuclear membrane are designated as eukaryotic cells. जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया अभी। आगे हम चलते हैं वैक्यूल को। मैंने अभी बताया ना, वैक्यूल बताएंगे। हमारे जो साइटोप्लाज्म में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ें कह रहा हूँ मैं। देखो, एक साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में एक बड़ा सा वैक्यूल भी होगा। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर छोटे छोटे हैं। इसमें साइटोप्लाज्म में अलग अलग प्लास्टिड्स होते हैं, और ये प्लास्टिड, उनमें से एक प्लास्टिड जो होता है उसे वैक्यूल कहते हैं। जिनमें इसमें सिंगल सेल एंड बिग इन ओनियन सेल, बड़ा छोटा कैसे भी हो सकता है। जो देखो, एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो स्मॉल एनिमल सेल होगा, एनिमल सेल में वैक्यूल जो होगा वो स्मॉल होगा, और प्लांट सेल में वैक्यूल होगा वो बिग, लार्ज होगा। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जर वैक्यूल। तो आपको ऑप्शन में अगर एनिमल होगा, प्लांट होगा, तो आपको बताना है प्लांट में बड़ा होता है। यू माइट सी सेवरल ट्रांसेंडेंटल लीफ देयर, पता है इसके अंदर प्लास्टिड्स भी होते हैं। अभी इनके बारे में अलग अलग फंक्शन पढ़ेंगे हम। दे आर डिफरेंट कलर्स, लेकिन जो ग्रीन कलर, ये जो प्लास्टिड होते हैं अलग अलग कलर्स के होते हैं। जो कुछ तो ग्रीन के होंगे, कुछ वाइट कलर के होंगे, कुछ अलग अलग होते हैं। तो जो ग्रीन कलर के होते हैं वो जो उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि हमारे क्लोरोफिल में होते हैं, और ये रेस्पिरेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं, खाना बनाने में हेल्प करते हैं। तो हमारा पहले चैप्टर ये कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे क्वेश्चन जो यहाँ से मैंने आपको बता दिए, यहाँ से जितने क्वेश्चन बनने हैं, एक आध क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, वरना बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसमें जो ये दे रखी है समरी, ये आप पढ़ेंगे इनके बारे में। ये समरी आप पढ़ेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। फिर अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।
हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आता है, रॉबर्ट हुक ने हम सबसे पहले देखा था, ऑब्जर्व किया था। इनका नाम फिर एक आपको याद रखना है पुरकिंजे का, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म कॉइन करी थी, और एक आपको ध्यान रखना है श्लीडेन-शुआन, जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। आपको ये नाम याद रखने हैं। अब इस चैप्टर में जो हमने, इस वाले चैप्टर में हम सारी चीज़ों के बारे में अलग से सेपरेटली पढ़ेंगे और आपको बता देंगे कि अलग अलग चीज़ें, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ काम आती है, या फिर प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर न्यूक्लियस कहाँ काम आता है, साइटोप्लाज्म कहाँ काम आता है, प्लास्टिड्स कहाँ काम आते हैं, वैक्यूल कहाँ काम आते हैं। अब उनके जो हमने इससे पहले तो इंट्रोडक्शन देखा था, अब इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। अब देखो, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। पहली चीज़ हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, हमने पढ़ लिया ये पहले पढ़ लिया था ना। सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ दिस सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये भी पढ़ लिया। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, सभी का नहीं, सम मटीरियल्स का, ओनली कुछ मटीरियल्स का। द सेल मेम्ब्रेन इज देयरफॉर कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, ये वाली। सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो सभी चीज़ों को अलाउ नहीं करती, कुछ ही चीज़ होते हैं जो सिलेक्टिव चीज़ें होते हैं उनको अलाउ करती है। अब एक चीज़ आती है ये, पहले यहाँ से देख लेते हैं, डिफ्यूजन आपको समझा देता हूँ। Some of the substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by the process of diffusion. कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन आसपास से मूव करते हैं सेल मेम्ब्रेन से, तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वाली लाइन ना है। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low is known as diffusion. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सीधी सीधी लाइन आती है। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, ये वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी। Some similar things happen in the cell where when for an example some substances like CO2 which is cellular waste requires to be excreted out of the wall accumulates in high concentration inside the cell. In the cell external environment the concentration of CO2 is low. मतलब ये समझा रखा है ये पूरा कि अगर जहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन से उससे लो से हाई पे। ओके, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वाटर भी करता है, लेकिन इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। यहाँ पर दे रखा होगा, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस 3 तरह के होते हैं। देखो, पहली चीज़ आती है हमारी, ये देख लो, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर। दिस ऑस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द हायर सॉलिड कंसंट्रेशन। ये वाली लाइन एज इट इज़ पेपर में पूछी गई है हमारे CEPF की। CEPF की 2018 में क्वेश्चन पूछा गया ये। अब ये लाइन देखते हैं। One of the following 3 things could happen. पहली चीज़, if the medium surrounding the cell has higher concentration, अगर यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ लोअर है, तो वाटर concentration in the cell, meaning that outside solution is very dilute, the cell will gain the water by osmosis. यहाँ से पानी आ जाएगा, ये फूल जाएगा। आपने देखा होगा घर में मम्मी जो किशमिश होगी कि पानी में डालती हैं या फिर अंजीर डालती हैं, देखा होगा ना। तो सुबह उठ के देखो तो वो फूली हुई मिलती हैं, तो किस लिए होती है, उससे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, पानी अंदर आ जाता है। फिर आता है अगला, इफ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली सेम, बाहर भी उतना ही है जितना अंदर, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। फिर आता है इफ द मीडियम हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन सेल, यहाँ पर मीडियम लोअर कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन है, तो पानी बाहर चला जाएगा, उसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वाला क्वेश्चन अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। सही है, थ्रू सेल वॉल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आगे यहाँ पर भी दे रखा है
हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू फुली परमिएबल मेम्ब्रेन। फुली परमिएबल मेम्ब्रेन गलत हो गया। अगर आपको कन्फ्यूजन में आपको बता रहा हूँ, आंसर पता है मेरे को, ये कन्फ्यूजन के बता रहा हूँ, यहाँ सेल वॉल बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं। हाँ, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू फुली परमिएबल मेम्ब्रेन गलत है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ गया ना हमारा 100% राइट। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता हम इसकी तरफ जा सकते थे, लेकिन हम इसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास हमें बोल रखा है यहाँ पर सेमी परमिएबल, बिल्कुल 100% आंसर दे रखा है हमारे पास। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आ गया ना आंसर, आ गया ना आंसर। और जो यहाँ पर है ये सेल वॉल वाला फिर हमारे पास गलत हो जाएगा। सेल वॉल वाला हमेशा गलत ही होगा, वो सिर्फ इसीलिए तक कि बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि मेम्ब्रेन जो होती है सेल वॉल भी है, वो भी एक तरह की मेम्ब्रेन है, राइट। अब ये रहा सेल वॉल। अब इनके हम पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या है। प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग। मैंने ये बोला है ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ प्लांट सेल में होगी। रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। द सेल वॉल ये रिजिड है, ये सेल को स्ट्रक्चर देती है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, अब वो काम आएगा। सेल वॉल ओनली इन प्लांट सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू सेल। द प्लांट सेल इज मेनली कंपोज ऑफ सेल्यूलोस। जो प्लांट के सेल होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल्यूलोस से बने होते हैं मेनली। सेल्यूलोस इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। व्हेन अ प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ सेल वॉल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। जब लूज कर देगा तो ये सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर 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 थोड़े से श्रिंक होते जाएंगे। Contraction cell wall away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में कई बार पूछ चुका है प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। फिर आता है हमारा, अच्छा अभी चल ही रहेगा, ओके 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 ओके। सेल वॉल परमिट्स दिस सेल ऑफ अ फंगी बैक्टीरिया प्लांट्स टू विथस्टैंड विद डाइल्यूट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। अभी अभी पढ़ा था हमने। द सेल स्वेल्स प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर अगेंस्ट स्वोलन सेल बिकॉज कोई इंपॉर्टेंट नहीं, जितना हमें इंपॉर्टेंट था वो पढ़ लिया। फिर आता है हमारा न्यूक्लियस। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए बता रखा है, हम पढ़ेंगे यहाँ से, ज़रूरत नहीं इतना पढ़ने की। ये देखो ये द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउज ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज टू इट्स साइटोप्लाज्म, जो हम बाद में पढ़ेंगे आगे। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर्स। कैसे होते हैं रॉड शेप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी पोरस होती है, डबल स्ट्रक्चर होती है। ओनली व्हेन दिस सेल इज अबाउट टू डिवाइड। क्रोमोसोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स, ये अक्षय कुमार वाला डीएनए नहीं है, अभी तुम लोग अक्षय कुमार वाला डीएनए समझ लो। क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ये याद रखना। क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, क्या इसका कंपोजिशन क्या होता है, डीएनए प्रोटीन। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। फंक्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड एज जीन्स। डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट किसको कहते हैं हम, जीन्स को कहते हैं। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिक मटेरियल। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, पेपर में इतनी बार पूछ लिया है, ये इतनी बार आ चुका है, CAPF CDS
एफकैट में भी आया था एक बार, उसने पूछा था कौन सा मटेरियल था इसमें, तो इसमें क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स whenever the cell is about to divide the chromatin material organized into chromosomes. कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बताओ बताओ, ये हम पढ़ेंगे जब हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर चलेगा, उसमें हम पढ़ेंगे. द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड्स इनटू फॉर्म न्यू सेल्स, इट इज़ क्रूशियल पार्ट. एक दो तरह के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस. माइटोसिस मियोसिस, ये दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं जब सेल जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग अपने डिवाइड हो जाता है. और किस तरह से डिवाइड होता है जब हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर रहेगा तो हम उसमें पढ़ेंगे. ठीक है, अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट डिटरमाइन द सेल डेवलप, या फिर इसमें ही पढ़ेंगे, आगे देखने दो. हाँ ये रहा, ये इसी में माइटोसिस और मियोसिस. In some bacteria defined due to nuclear region called nucleoid, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोइड्स होते हैं. वही इसके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स के बारे में बता दिया था मैंने आपको कि प्रोकैरियोटिक्स में हमारा वेल डिफाइंड नहीं होता और यूकैरियोटिक्स में हमारा वेल डिफाइंड होता है. ये वाला क्वेश्चन यहाँ से ना एक क्वेश्चन बनेगा, 100% क्वेश्चन बनेगा, देखना. Many of the function of organelles are performed by poorly organized part of cytoplasm. The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria. यहाँ से देखो, the chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles, but not plastids as in eukaryotic cells. जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे प्लास्टिड्स होते हैं वो उसमें कह रहा हूँ क्लोरोफिल प्लास्टिड्स में आता है, लेकिन जो यूनिसेल्युलर होते हैं हमारे यूनिसेल्युलर, उसमें हमारा जो ये क्लोरोफिल है वो रिलेट करेगा, सॉरी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल है वो रिलेट करेगा हमारा मेम्ब्रेनस वेसिकल से, इससे एसोसिएट होगा, ना कि प्लास्टिड से. हमारे यूकैरियोटिक में क्लोरोफिल है वो किससे एसोसिएट करता है हमारा, प्लास्टिड से. लेकिन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में हमारा जो क्लोरोफिल है वो किससे एसोसिएट करेगा, वो करे मेम्ब्रेनस वेसिकल से. ये पेपर में आएगा अब की बार, देख लेना. बहुत बच्चे इसमें प्लास्टिड्स करके आएंगे क्योंकि हमने ऊपर प्लास्टिड्स पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हमें क्या बोल दिया है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, या फिर हम इसे यूनिसेल्युलर बोल सकते हैं. यहाँ पर यूनिसेल्युलर अगर आ जाए तो हम वो टिक करके आएंगे. साइटोप्लाज्म, cell organelles are enclosed by membranes. In prokaryotics, besides the absence of defined nuclear region, the membrane bound region organelles are also absent. मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो हमारा न्यूक्लियस है, ये सेल है, सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो चीज़ है वो सारा साइटोप्लाज्म है, जिसमें हमारे सारे प्लास्टिड्स होंगे, वैक्यूल्स होंगे. ठीक है, स्टोरेज काम होता है इसका. फिर आता है सेल ऑर्गेनेलीज. सेल ऑर्गेनेलीज जो हमारे साइटोप्लाज्म में होंगे. अब सेल ऑर्गेनेलीज अलग अलग तरह के होते हैं, इसमें प्लांट सेल में और उसमें एनिमल सेल में. हम प्लांट सेल से शुरू करेंगे. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी दो तरह की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अभी इसी पैराग्राफ में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप देखेंगे, आपने कभी नोटिस किया हो जो क्वेश्चन इसी पैराग्राफ में से बनते हैं और कहीं से नहीं बने क्वेश्चन. The endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tubes and sheets. It look like long tubules or round vesicles. The endoplasmic reticulum is similar structure to plasma membrane. इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसका काम अलग होता है. There are two types of RER, rough endoplasmic reticulum, and smooth endoplasmic reticulum. जैसे मैंने आपको बताया, RER looks rough because it contains ribosomes. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ इसीलिए दिखते हैं क्योंकि उसमें राइबोसोम अटैच होते हैं. द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन एक्टिव सेल्स आर साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर. जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं. लिख लें, ऐसे ही तो नोट्स बनते हैं, ये नहीं अब सारा बैठे छापने लगो.
राइबोसोम्स प्रोटीन मैन्युफैक्चर। फिर आता है हमारा द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग ईआर। जो प्रोटीन बनता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारी इस तरह से होती है उसके थ्रू डिफरेंट पार्ट्स पे जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। और ये देखना, आगे देखना, ये वाला पॉइंट कंप्लीट करना है, फिर लिखते हैं वहाँ पर सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बनती है इससे, लिपिड से। एससीआर क्या बनाता है? फैट्स एंड लिपिड्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। समझ गए? Some other protein and lipids function enzymes and hormones, although ER endoplasmic reticulum varies greatly in appearance in different cells, it always forms network system। एक ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस ड्रग्स। ये वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारे गोल्जी अंकल, इन्होंने बताया था गोल्जी बॉडीज़ क्या होती हैं। ये भी एक हमारा वो है सेल ऑर्गेनेली। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ बच्चों को याद रहे ना रहे, एक माइटोकॉन्ड्रिया और ये लाइसोसोम, ये दो तो हमेशा याद रहेंगे। ये क्या है? सुसाइडल बैग। दो चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, कोई नहीं भूलता इस चीज़ को। द गोल्जी बॉडी, इसका कोई मतलब नहीं है, चलो पढ़ लेते हैं। दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्जी अंकल। कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, Platin 6, bore, storage, arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns। एक पैकेट के फॉर्म में होते हैं जितने भी ये होते हैं हमारे गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, गोल्जी अपरेटस होते हैं, ये हमारे सारे एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। और ये एक स्टैक्स या फिर टंकी सिस्टम होते हैं, टंकी। लेकिन ये अलग अलग पैकेट स्टोरेज हाउस की तरह अलग अलग जगह पर होते हैं। These membrane often connection with the membrane of ER, इससे डायरेक्टली कनेक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेल्युलर मेम्ब्रेन सिस्टम। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड सेल थ्रू द गोल्जी अपरेटस। समझ में आ गया इसका काम? इसका काम क्या है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चीज़ें बनेंगी वो पैक करेगा, डिस्पैच करेगा, मतलब दूसरी जगह पर भेजेगा, इनसाइड या फिर आउटसाइड दी सेल थ्रू गोल्जी बॉडीज। इसका एक और काम देख लो। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। ये इसका काम है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्जी अपरेटस। जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती है सिंपल शुगर से बनती हैं गोल्जी अपरेटस के अंदर ही। द गोल्जी अपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट पेपर में आ जाएगा। लाइसोसोम्स कौन बनाता है? तो आंसर आएगा गोल्जी बॉडीज। अब लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं, सुसाइडल बैग्स के बारे में, जिनको सभी को पता है। लाइसोसोम्स एंड मेम्ब्रेनस बाउंड वेसिकल सैक्स, बोरे, पता नहीं गंदा गंदा सोचते तुम, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। These enzymes are made by rough endoplasmic reticulum. Lysosomes are kind of waste disposal system of cells. These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. Foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up in lysosome। समझे? लाइसोसोम का काम क्या होता है? वेस्ट डिस्पोजल होता है। तो डाइजेस्ट करने का काम करता है। फॉरेन मटेरियल्स इसमें आते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, और लाइसोसोम्स के अंदर आते हैं। फिर ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट कर लेता है। बिकॉज कंटेन ये क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल दी ऑर्गेनिक मटेरियल। जितना ऑर्गेनिक मटेरियल इनके अंदर आएगा उसे ब्रेक डाउन कर देगा ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। सेल गेट्स डैमेज, जब मेटाबॉलिज्म होता है सेल डैमेज हो जाता है। लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल।
ठीक है, इसीलिए इसी वजह से उसको सुसाइडल बैग्स आ जाता है। रीज़न ये है हम लोगों को पता नहीं था। अब हम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर ऑफ सेल, पावर ऑफ सेल सभी को पता है। हाँ मेरे को पता, सभी को पता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर ऑफ सेल, सभी को पता है। जो पहली लाइन वही लिख दी, माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स, 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, याद रखना। ये एक क्वेश्चन आता है, मैं वो क्वेश्चन जो है वो कल दिखाऊंगा। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं जो क्वेश्चन में बताया वो मैं आज बता देता हूँ, क्वेश्चन कल दिखाऊंगा। दीज फोल्ड्स इन जो द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ पोरस वाइल इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है और अंदर वाली डीपली फोल्डेड होती है। बिकॉज दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एटीपी जनरेशन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है इसका फुल फॉर्म। दे रखिए क्या? हाँ दे रखिए। जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर द लाइफ रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो बता दिया। ये वाला पॉइंट जो पेपर में आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेलिज इन द सेंस दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, राइबोसोम्स और डीएनए इनके पास होता है, आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन। और प्लास्टिड्स के पास भी ये अपना ओन डीएनए और प्रोटीन होता है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, देयर आर प्लास्टिड्स क्रोमोप्लास्ट। देखो प्लास्टिड्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो कलर्ड होते हैं और एक ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जो वाइट होते हैं या फिर कलरलेस बोलते हैं उसको। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, जो कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, उसमें क्लोरोफिल होता है जो कि हमारे खाना बनाने में, सिंथेसिस, रिप्रोडक्शन में काम, रिप्रोडक्शन गैसेज एक्सचेंज में काम आता है। क्लोरोफिल आर द इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक इन प्लांट्स, जैसे मैंने आपको बता दिया। क्लोरोप्लांट्स आर ऑल्सो कंटेन येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। ल्यूकोप्लास्ट प्राइमरी ऑर्गेनेलिज होते हैं विच मटेरियल सच एज स्टार्च एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करते हैं। ये वाला काम हमारा ल्यूकोप्लास्ट का होता है और हमारे क्रोमोप्लास्ट का यह काम होता है, जो ग्रीन वाले होते हैं, फोटोसिंथेसिस का। These internal organelles of chloroplast consist of numerous membrane layers embedded in a material called stroma. ये कल हम देखेंगे। They are similar to mitochondria in external structure. Like mitochondria, plastids have their own DNA and ribosomes. तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? Which among the following has their own DNA and ribosome? DNA and ribosome. इसके पास होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। कहते हैं वैक्यूल, स्टोरेज सैक्स कहते हैं इनको, स्टोरेज के बोर जिसमें हम स्टोरेज रखते हैं, जिसमें स्टोरेज हाउस, स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल, वाइट वाइल प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल्स। मैंने आपको बता दिया था उसमें पीपीटी में, देखना मैंने बताया था ना कि एनिमल सेल के छोटे होते हैं और प्लांट सेल के बड़े होते हैं। दिस सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ वॉल्यूम। इन प्लांट सेल द वैक्यूल आर फुल ऑफ सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। क्वेश्चन आ जाएगा कि टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी कौन प्रोवाइड कराता है? होता है वैक्यूल। अमीबा फूड वैक्यूल कंटेन, अमीबा हैज़ कंज्यूम यूनिसेलुलर स्पेशलाइज और में प्ले इंपॉर्टेंट। हाँ ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ से पढ़ो। मैनी सब्सटेंसेज इंपॉर्टेंट इन लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। अभी बता दिया आपको, स्टोरेज सैक्स होते हैं। दीज इंक्लूड अमीनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। द फूड वैक्यूल्स contain the food items that amoeba has consumed. In some unicellular organism, specialized vacuoles also play roles in expelling excess water and waste from the cell. वैसे तो लाइजोसोम करता है, लाइजोसोम डाइजेस्ट करता है ना, अंदर ही डाइजेस्ट कर लेता है चीज़ें, और गोल्जी बॉडीज उनको पैक करके भेजता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू आता है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, पेपर में ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, राइट। बाकी अब हम अपना सेल डिवीजन, जिसमें मैंने आपको कहा था माइटोसिस और मियोसिस, ये करके हम लोग अपना कवर कर लेंगे ये वाली क्लास।
तो पहले माइटोसिस देख लेते हैं। माइटोसिस क्या होता है? इज अ पार्ट ऑफ अ सेल साइकिल इन विच replicated chromosomes are separated into new nuclei। इसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल चीज़ें बनती हैं, इसमें सेल्स बनते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन रहते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स मेंटेन रहेंगे, समझे? और मियोसिस क्या होता है? मियोसिस कहते हैं टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में होता है दैट रिड्यूसेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमीट्स। ये जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें नंबर घटा देता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं अब। The process of cell division, which is almost of the cell divide of growth, is called mitosis. In the process, each cell called mother cell divides to form two identical daughter cells। ये मैंने आपको बता दिया, genetically identical होंगे। The daughter cells have same number of chromosomes, ये बता दिया, which helps in growth and repair of the tissue of organisms, ये बता दिया। Specific cells of reproducive organisms or tissue in animal and plant divide to form gametes, which after fertilization gives rise to the offspring। They divide by different process called meiosis। meiosis में क्या होता है? which involve two consecutive divisions, पहले ये फिर ये। when a cell divides by meiosis it produces 4 new cells instead of just 2, इसमें 2 इसमें 4। the new cells only have half number of chromosomes, मैंने कहा था chromosomes डिक्रीज हो जाएंगे then the mother cells। समझ गए? तो ये हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए और हमने 4 तरह के क्वेश्चंस कर लिए अपने। और आप जो ये हमारी समरी है ये आप रिवाइज करेंगे और सारी की सारी क्लास रिवाइज करेंगे। अब हमारे जो 2 क्वेश्चन थे वो भी देख लें। ये हमने कर लिया ऑस्मोसिस। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दी जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। एक सेकंड, पेन कलर चेंज कर लूँ। Plant cell have cellulose cell walls while animal do not। बिल्कुल सही है, करेक्ट। फिर है plant cell do not have plasma membrane unlike animal cell, गलत है। Mature plant cell have one large vacuole while animal have small vacuoles, करेक्ट, 100% ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3 हमारा आता है। फिर which one of the following पार्ट्स आर फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? सेल मेम्ब्रेन मिलता है, क्लोरोप्लास्ट, ये गलत हो जाएगा। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होता है, गलत हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, बिल्कुल ठीक है। सेल वॉल यहाँ पर भी गलत हो जाएगा। फिर आता है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्रोकैरियोटिक सेल्स पोजेस न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, करेक्ट पूछा ना? हाँ, इसमें करेक्ट पूछा है। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, करेक्ट। प्रोकैरियोटिक में अनडिफाइंड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया सभी में होता है, सेल में होता ही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आपने देख लिया होगा किस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आप का काम क्या है? डेली रिवाइज करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम को ज्वाइन करना और इस क्लास को लाइक कर देना, ये आपका काम है। तो हमारी क्लास यहाँ ओवर होती है। अब इस क्लास को करते हैं एंड, रिवाइज करते रहना। ओके, चलो बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।